अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आपने नोट किया कि आज मैंने इसका अस्सलामुअलैकुम जो है वो बहुत मैंने सॉफ्टली बहुत मध्यम अंदाज से किया है। उसकी वजह यह है कि पहले बहुत ज़्यादा कंप्लेन की थी कि डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आती, आप कोई बेहतर माइक्रोफोन इस्तेमाल करें। अब कंप्लेन ये आने लग गई है कि जो बहुत मोटा सा आपने ब्लू यटी माइक्रोफोन अपने लेफ्ट साइड के ऊपर रखा है, इससे आवाज़ का ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो होता है किसी हद तक, शुरू में ही होता है, तो आप इसको ज़रा मध्यम करें। अब आप लोग ये फैसला करें कि आपको इसकी आवाज़ बेहतर आती है या नहीं आती, और ये कि अस्सलामुअलैकुम जो है वो बहुत एक्साइटेड और स्पिरिटेड होना चाहिए या बहुत मध्यम सा होना चाहिए। पर मैं अब इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में और मशरक़ वस्ता में 31 जुलाई 2026 और जुमे के दिन की सुबह हो रही है, आगाज़ हो रहा है। मैं शुरू में ये एडमिट करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस व्लॉग में मेरा बहुत फोकस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान की सेहत के हवाले से है, उसके हवाले से जो खदशात हैं उसके हवाले से, उसमें जो एक बहस छिड़ निकली है उसके हवाले से, उसमें दोनों किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन जर्नलिस्ट ने, जिसमें असदूर साहब हैं, ये कुछ और लोग हैं, उन्होंने उसके हवाले से पहले ख़बर दी, वो उनको नादानिस्ता तौर पे शायद पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट्स ने इस्तेमाल कर लिया है डिसइंफॉर्मेशन के लिए। दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें तशवीश पाई जाती है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं एक पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी एक अपील भी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के सियासी हलकों से, दानिशवरों से, कि ये एक मोमेंट है जिसे नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पूरी बहस की तरफ चलने से पहले और इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और फिर अपना जो पैट्रियन पेज है उसकी अहमियत को भी थोड़ा सा मैं चंद कमेंट्स उस पर करूँगा। देखिए, अब से कोई 1-2 घंटे पहले, कोई तकरीबन 2 घंटे कुछ की मेरी डिस्कशन एक पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिलियंट एकेडमिक से हुई, जो तकरीबन पहले पाकिस्तान की जो सुपीरियर सिविल सर्विसेज है उसमें भी काम कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में, और उसके बाद उन्होंने बहुत सा वक्त जो है वो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के दरमियान में गुजारा है। और जो सोशल साइंसेस के बहुत से सर्कल जो हल्के हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस रिसर्च करते हैं, आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। जो लोग सीरियस रिसर्च करते हैं, जो जर्नलिस्टिक हल्कों में नहीं होते, जो मीडिया पर सामने नहीं आते, उनसे अमूमन उनके शक्ल से, नाम से लोग वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन उनकी जो रिसर्च है वो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के हवाले से और डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में है, कि जिस तरह से जो इम्पीरियल एम्पायर्स थीं, जैसे कि बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, जिन जिन सोसाइटी से उन्हें विड्रॉ करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे पीछे या उसके बाद, उन्होंने वहाँ पर कैसे पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर खड़े किए और वहाँ पर इंसानी जहन की तरक्की नशोनुमा नहीं हो सकी। उनका ये भी कहना था, मेरे ही बायस को उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैंने उनको फीड नहीं किया, कि ग्लोबल साउथ में और पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में अगर कहीं जहनी नशोनुमा हो सकी है और एक डोमेस्टिक क्रिएटिविटी पैदा हुई है आइडियाज़ के एतबार से, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में, वो हिंदुस्तान में नज़र आती है। उन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन मुझसे खुद से शेयर की कि उनके पास डॉक्टोरल वर्क के लिए कैंडिडेट्स आते हैं पीएचडी करने के लिए, या पोस्ट डॉक्टोरल वर्क के लिए लोग आते हैं, जो सऊदी अरब से भी आते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं और हिंदुस्तान से भी आते हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान से आते हैं वो अपने माशरे को बदलना चाहते हैं, वो अपने एकेडमिक काम में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान से आते हैं वो एक अच्छी सी, मोटी सी, फैट सी डिग्री लेना चाहते हैं, वो वापस जाके पाकिस्तान के लोगों को अपनी उस वेस्टर्न डिग्री से इम्प्रेस करना चाहते हैं। जो मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं उनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो वापस जाके सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में सर्व करना चाहती है और वो कौम की खिदमत करना चाहती है, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स बलोचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, कोटली में, मीरपुर के अंदर, रावला कोट की सड़कों के ऊपर सिविल सर्वेंट्स जो हैं, पुलिस वाले और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वाले पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपने प्यार और मोहब्बत का उनसे मुजाहरा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो मशरक़ वस्ता से आते हैं, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, वो पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा मरे हुए हैं। उनके ऊपर ख़र्चा बहुत है पीछे से, हुकूमतों और रियासतों और ख़ानदानों के पैसे बहुत हैं, लेकिन उनकी अपने दिमाग को डेवलप करने की किसी किस्म की कोई एबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर लिखने की ज़रूरत है। लेट मी ऑल्सो मेक अनदर एडमिशन, जो मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, कि हमारी जो ये ब्लॉगोस्फीयर है, ये जो ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं इन टर्म्स ऑफ रीच। वैसे तो हमारी रीच को दबाने में भी पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ज़्यादा बदरजा उत्तम सलाहियतें हासिल कर ली हैं, लेकिन इसकी रीच ज़्यादा है। अभी भी मरी हुई रीच भी अगर 80,000 तक पहुँच जाती है 24 घंटों के अंदर, तो कोई भी रिटन वर्ड जो है
ख़ास करके अच्छी सीरियस तहरीर होती है तो उसको चंद हज़ार लोग भी नहीं पढ़ते पाकिस्तानी ओरिजिन के, ये सूरत हाल है। बहरहाल मैं अपने पैट्रियन के पेज के ऊपर इन राइटिंग्स का बहुत सा सिलसिला जो है मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो ना सिर्फ मेरी होंगी बल्कि और भी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ओरिजिन एकेडमिक्स की होंगी। ये पेज मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ और आपको याद करवाऊंगा कि आप इस पेज को ज्वाइन करें। अगर आप इसके एक पेड सब्सक्राइबर बन सकते हैं, किसी भी कैपेसिटी में इंसाइडर बन सकते हैं, सपोर्टर बन सकते हैं, थिंक टैंक को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। नहीं कर सकते तो आप इसके एक फ्री मेंबर बने, वो भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि अभी इसी पे भी मैं जब अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ तो चंद हज़ार लोग हर दिन वीडियो को वहाँ पर भी देखते हैं, जिससे कि एल्गोरिदम के बूस्ट करने में मदद मिलती है। और भी नई चीज़ें मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा। इस पेज में मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी वो इसका ये हिस्सा होगा आर्टिकल्स एंड एनालिटिकल नोट्स का, जो मैं इसे कहते हैं अभी तो बहुत कम है, लेकिन आप इनको एक्सप्लोर करें और आहिस्ता आहिस्ता इसमें ना सिर्फ मेरे पीसेस होंगे बल्कि इसमें आपको और लोगों के भी पीसेस जो हैं मिलेंगे। बहरहाल इसको आप ज्वाइन करें, इसको देखें, और मुझे एहसास है कि इसको लोग उसी वक्त लोगों को याद आता है ज्वाइन करने का जब मैं इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ, और इसका लिंक मैं पिन कमेंट में भी देता हूँ। आप वैसे भी गूगल पे जाके अगर आप पैट्रियन मोईद पीरज़ादा लिखेंगे, मोईद पीरज़ादा पैट्रियन लिखेंगे, तो ये पेज ऑटोमेटिकली आपके सामने खुल जाएगा, बिकॉज ये सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब आए वापस इमरान खान साहब के हवाले से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सेहत के कंसर्न्स के हवाले से। देखिए, 2-3 दिन पहले पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका बड़ा खूबसूरत सा नाम है NCCIA, ने पाकिस्तानी सहाफ़ी और पॉलिटिकल कमेंटेटर असद तूर को उन्होंने एक नोटिस सर्व किया, जिसमें उनको 31 जुलाई, जो दिन अब शुरू हो रहा है, उनको बुलाया गया एक अपने सामने। उनको कहा गया कि आप डिसइंफॉर्मेशन मचा रहे हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और आप आके आपको एक्सप्लेन करें, और अगर आके आपने अपनी सफाई ना दी तो ये अस्यूम किया जाएगा कि आपको अपने डिफेंस में आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, और आप फेक न्यूज़ वगैरह जो है वो फैला रहे हैं। इस NCCIA के नोटिस को असद तूर ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसकी आज ही के दिन में 31 जुलाई में जस्टिस आज़म खान साहब के सामने उनकी प्रोसीडिंग है, और उनके वकीलों ने, असद तूर के वकीलों ने ये पोजीशन ली है कि ये हैरेसमेंट है, और ये जो एक नोटिस दिया गया है इसको क्वाश किया जाए। और इसको सपोर्ट भी किया है नेशनल प्रेस क्लब NPC ने, जिन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों की हैरेसमेंट की जा रही। अब जो NCCIA का नोटिस है, और असद तूर ने उसको इस बुनियाद के ऊपर भी चैलेंज किया है, बाकी तमाम बुनियादों के अलावा, कि इसमें ये बताया ही नहीं गया कि रीज़न्स इसके क्या हैं। लेकिन आम जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो आम ख्याल है, जो कयास है, वो ये है कि ये नोटिस इसलिए दिया गया है कि उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने कमेंट्स किए थे, उन्होंने ये खबर ब्रेक करने की कोशिश की थी कुछ ज़राए की बेसिस पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान के हाथों में रेशा आता है, यानी आपको ट्रेमर है उनके हाथों में, और लोग समझते रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको पार्किंसोनिज्म जो है वो इस वक्त इमरान खान को हो गई। अब इसके बारे में एक दूसरी ओपिनियन है, एक ओपिनियन इसके बारे में सोशल मीडिया में बहुत जो बड़े इंपॉर्टेंट कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने इसके हवाले से कमेंट करते हुए कहा है कि असद तूर साहब को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। अब इमरान खान की कोई इन्फॉर्मेशन तो बाहर से निकलती नहीं है, उनकी फैमिली के दूर पार के या बुशरा बीबी की फैमिली के लोगों की उनसे मुलाकात हो जाती है, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की, तो असद तूर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों आई है, कैसे आई है। ऐसा लगता है कि असद तूर जो हैं उनको, या बाकी जो सहाफ़ी हैं जो इस किस्म की बात कर रहे हैं, शायद उनको इस्तेमाल कर लिया गया है। अच्छा, अभी जो इस्तेमाल करने वाला एलिमेंट है, ये खौफ बड़ा पुराना है। नो वन अदर दैन खुद इमरान खान की हमशीरा रेस्पेक्टेड मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने हमेशा इस ट्रेंड को डिस्करेज करने की कोशिश वो करती रही। अभी रिसेंटली उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज से बहुत महीने पहले जब भी ऐसी खबर आती थी, और ऐसी खबरें बार बार निकाली गई हैं कि इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को ये हो गया, इस किस्म का ख़तरा है, उनकी तबीयत इस किस्म की है, बुड़बुड़ाते रहते हैं, तो वो हमेशा इसको रद्द करती रहीं। और उन्होंने इसको रद्द करते हुए एक इम्प्रेशन ये दिया कि पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम जो इमरान खान को जिन्होंने कैद किया हुआ है, जनरल साहिबान और इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो ये खबरें लोगों के जहनों में प्लांट करते हैं ताकि लोगों को जहनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता कैदोबंद की सोबतों के नतीजे में उनकी सेहत ख़राब हो रही है, और बुरी बुरी खबरें ट्रिकल डाउन करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जब बड़ी बुरी खबर आए इमरान खान के हवाले से खुदा न खास्ता, तो लोग जहनी तौर पे उसके लिए तैयार हों कि हाँ वो तो अरसे से बीमार ही थे। ठीक है, अब मैं ये आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमेरिका में बैठे हुए वकार खान साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं अब आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से हम आएँ ज़रा ऊपर, और इसके ऊपर आ जाएं, इनको हम अगर बेशक बंद कर दें और यहाँ पे आ जाते हैं हम इस ट्वीट पे। देखिए, ये नीचे आप देख सकते हैं वकार खान साहब का ट्वीट है। अब ये इतलात
मुसद्दिका हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर का मसला गंभीर होता जा रहा है। सुहेल आफरीदी भी इमरान खान की सेहत के मसाइल से आगाह हैं। रिहाई फोर्स और बाकी ड्रामाबाजी बाद में चलती रहेगी, लेकिन इमरान खान की हस्पताल मुंतकली वक्त की अशद ज़रूरत है। सुहेल आफरीदी को इस मामले में मज़ीद मुजरमाना गफलत। अच्छा, इसका मैं बैकग्राउंड बता दूं कि 2-3 दिन पहले एक पाकिस्तान की डॉन में या ट्रिब्यून में खबर छपी कि सुहेल आफरीदी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलाया हुआ है, बिकॉज उनके खिलाफ केस ये है कि उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई थी जो कि एक दहशतगर्द फोर्स थी। और सुहेल आफरीदी और उनके वकील वहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन देते पाए गए कि हमने तो ऐसी कोई फोर्स बनाई ही नहीं, ये तो बुनियादी तौर पर एक पुरअमन हमने फोर्स की बात की थी, हमने कोई दहशतगर्दी का जत्था वत्था बनाने की कोशिश नहीं की थी। यानी कि वो चंद हफ्ते पहले जब उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स का शोशा छोड़ा था तो भी उस वक्त मैंने इस पर एक वीलॉग किया था। मैंने कहा था ये चीज़ कहीं जाने वाली नहीं है और अब वो खुद ही उल्टा उसमें से वापस जाने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैंने जो वकार खान साहब का ट्वीट है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से ट्वीट किया जो अभी आपके सामने है। इमरान, और ये मेरा ट्वीट है जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। इमरान खान की सेहत के हवाले से तमाम खदशात को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है, खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में शिफ्ट किया जाए और आज़ाद डॉक्टरों और उनके अपने मालिजों तक को उन तक मुकम्मल रसाई दी जाए। खान गिरफ्तार ही रहेगा, मगर कैदियों के भी हकूक़ होते हैं और पाकिस्तानी जर्नैल इमरान खान के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ एक खान के साथ नहीं कर रहे, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में रिहाई के नारे मारने वाले या तो बेवकूफ़ हैं या शेर असल मरबत की तरह के अदाकार हैं। अगर सुहेल आफरीदी इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट भी नहीं करवा सकते तो फिर उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आपसे डाइवर्ट करना चाहता हूँ। इरेस्पेक्टिव ऑफ के असदूर साहब को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली और उनके क्या सोर्सेज हैं मुझे नहीं पता। मेरी अपनी भी एक इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से जिन सोर्सेज से मुझ तक पहुँची है मुझे वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल लगती। अब वो सारी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जो मैंने एक पिछले वीलॉग में भी आपसे कहा था कि इमरान खान को शदीद शूटिंग ब्लड प्रेशर है। इस वक्त उनका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। अब ये क्लियर नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर क्यों शूट कर रहा है। क्या उनका ब्लड प्रेशर इसलिए शूट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करते हैं, कई महीनों से उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। दिसंबर 2025 के बाद से तो कोई उनकी रिलायबल फॉर्मल मुलाकातें अपने रफ़्क़ा-ए-कार से, सियासी रफ़्क़ा-ए-कार से, वकला के साथ या फैमिली के साथ फॉर्मल तरीके की हो ही नहीं सकी। उनकी सेहत के बारे में खदशात बढ़ते चले गए। होना तो ये चाहिए था कि इंडिपेंडेंट दुनिया देख सकती, लेकिन नहीं, सरकारी किस्म के डॉक्टरों के अलावा किसी को उन तक एक्सेस नहीं मिली। तो वो जो स्ट्रेस है, ज़ाहिर है कि स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस हम सबको होती है। 50 बरस से उम्र का जो भी शख्स है उसके जहन में, उसके जिस्म में बहुत सी प्रॉब्लम्स और बीमारियां होती ही हैं। लेकिन एक शख्स जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 74 बरस है, अक्टूबर 2026 में उनकी उम्र 74 बरस हो जाएगी, 74 ईयर्स, और उसको उसकी तमाम तर जो ज़िंदगी की रमक से महरूम कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा असासा लोग और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थी, उसे उससे डिप्राइव कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है कि इसके असरात जो हैं इमरान खान की दिलो दिमाग पे, उनकी शरियानों पे, उनके ब्लड वेसल्स पे, उनके मसल्स पे, उनके लिवर पे, उनकी किडनी पे, स्प्लीन पे, हार्ट पे, हर जगह हो रहे होंगे। आँख का पहले ही हम मसला देख चुके हैं मिनी क्लॉट्स के नतीजे में। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। वो क्यों है? इस स्ट्रेस की वजह से है जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, या उनको खुराक में कोई ऐसे सॉल्ट्स या कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। लेकिन आप में से वो तमाम लोग जो फिजिशियन हैं और आप में से वो तमाम लोग जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत देर तक रेज़ रहता है, अगर आप, और ब्लड प्रेशर रेज़ होने का मतलब है आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सीरियस किस्म की कंसिडरेशन है। इसी वजह से मेरा ये ट्वीट है कि सुहेल आफरीदी, जिनको इमरान खान ने एक टोटली अननोन शख्स से, जिनके नाम से पाकिस्तान में 99.99% लोग ये दुनिया में वाकिफ़ नहीं थे, उनको इतनी इज्जत बख्शी इमरान खान ने जब उनके सर पे हुमा बैठा और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो सुहेल आफरीदी की जो मिनिमम जिम्मेदारी है कि उनको नेगोशिएट करना चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। नारे मारने वाला नहीं, रिहाई फोर्स नहीं, ये बातें करना, रहा करवाएंगे इमरान खान को, आज़ादी दिलाएंगे, फजूल बातें हैं इस स्टेज के ऊपर। इस स्टेज पे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये होनी चाहिए कि इमरान खान को एक बुनियादी
صحت کی سہولت مل سکے جو ہر قیدی کا حق ہے. انہیں کم از کم انٹرنیشنل ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تک ایکسیس ہو, جہاں ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کا بورڈ اور ان کے اپنے معالج ان کا ایگزامینیشن کر سکیں, وہ دیکھ سکیں ان کی دل کی کیا صورتحال ہے, دماغ کی کیا صورتحال ہے, شریانوں کی کیا صورتحال ہے, لیور کی کیا صورتحال ہے, کڈنی کی کیا صورتحال ہے, اسپلین کی کیا صورتحال ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ہیومن کنسیڈریشن ہے. میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج سے 2-3 سال پہلے تک جب لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کا بھی اینڈ ان کو لگتا تھا, بہت سے لوگوں نے 2022 میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ایجپٹ میں مصر میں محمد مرسی کے ساتھ ہوا, عمران خان کے ساتھ بھی ہمیں خوف ہے کہ وہی ہوگا. تو میں ان لوگوں میں تھا جس کو یہ بہت اعتماد تھا. میں نے اپنے ویلاگس میں کہا کہ نہیں, پاکستان ایجپٹ کی طرح نہیں ہے. میرا ایک خیال تھا کہ ایجپٹ کی شروع سے فرعون کے زمانے سے ان کی جو ہسٹری ہے اس میں کبھی بھی جمہوریت کی کوئی رمق نہیں آئی. کوئی ٹائم پیریڈ ایسا آیا ہی نہیں کہ ایجپٹ میں کوئی آزادی ہو. میں ایجپٹ گیا بھی ہوں, میں نے وہاں پہ کچھ وقت بھی گزارا ہے, ایجپشین لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو میرا خیال تھا کہ ان کا مزاج بڑا مختلف ہے, پاکستان کا مزاج بڑا مختلف ہے, لوگوں کا مزاج مختلف ہے, انسٹیٹیوشنز کا مزاج مختلف ہے, عدالتوں کا مزاج مختلف ہے, سڑکوں کا مزاج مختلف ہے, انٹیلیجنسیا ڈفرینٹ کیٹیگری کی ہے. اور سب سے زیادہ مجھے ایک غرور یا فخر تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ قسم کا انسٹیٹیوشن ہے. وہ ایجپٹ کی طرح کی گلی سڑی گھٹیا قسم کی فوج جو ہے وہ نہیں ہے, اور پاکستان میں کبھی بھی عمران خان کو محمد مرسی کی طرح کا اینڈ ان کا نہیں ہوگا. لیکن ابھی بدقسمتی سے جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ایجپٹ بن چکے ہیں. لیکن مجھے ابھی بھی میرا خطرہ یہ ہے کہ اگر عمران خان انہی سرکمسٹانسز میں عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہ بڑا وزن ہوگا پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بھی, اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی, افواج پاکستان کے لیے بھی. پاکستان کی ریاست پہ اس کا بڑا بوجھ ہوگا. اب جو لوگ سمجھ سکیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ایسا ملک جس میں پہلے ہی 3 جگہوں پہ اب انسرجنسی کی کیفیت ہے, فاٹا ارسوائل کے پی کے اندر, بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں, آپ اس کے اوپر ایک وزن اور نہ ڈالیں تو پھر یہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیبیٹ کرنے کی بات نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این کو, پی 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 کو, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اور فوجی حکام کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے. یہ وہ میرا میسج تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ابھی چونکہ میں نے آپ کو یہ ٹویٹس دکھانے شروع کر دیے تو میں آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کو صرف 1-2 ٹویٹ دکھاؤں. بہت سے ایسے ٹویٹ ہیں جو میں نہیں دکھا سکتا اس وقت. سوشل میڈیا پہ خاص کر کے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ایسے بہت سے ٹویٹس ہیں جس میں اوپن وائلنس ہے, گولیاں چل رہی ہیں, لوگ گر رہے ہیں, بہت وائلنس ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک منظر آپ دیکھیں کوٹلی آزاد کشمیر میں نہتے شہریوں کو, جن میں خواتین اور بچیاں بھی شامل ہیں, پر براہ راست گولیاں چلائی جا رہی ہیں, کیونکہ اس میں چلائے ہوئے اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. پولیس وردی میں ملبوس فوجی اہلکار اور سول لباس میں ISI MI کے دہشت گرد گولیاں چلا رہے ہیں. ایسا ہی 9 مئی کو پاکستان میں ہوا. اس میں سے جو چیز واضح ہو جاتی ہے اس فوٹیج کے اندر سے وہ یہ کہ یہ جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی پراپر یونیفارم کچھ نے پہنے ہیں, لیکن وہ بھی کوئی پراپر یونیفارم پہنے ہی نہیں ہوئے. اور بہت سے ایسا لوگ جنہوں نے بالکل سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے, ہاتھ میں انہوں نے پسٹلز یا ریوالورز وغیرہ جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی آگے سے ٹھاٹھا کر کے شوٹنگ کرتے پھر رہے ہیں. آپ سچویشن دیکھ سکتے ہیں کیا ہو چکی. یہاں پر یہ دیکھیں کہ پولیس والے یہ جو ٹویٹ ہے وقار خان صاحب کا ہی ٹویٹ ہے, اس میں پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں یا دکانوں کے باہر لگے ہوئے جو CCTV کیمراز ہیں ان کو توڑ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ CCTV کیمرہ توڑ دیا گیا ہے اور یہ CCTV کیمرے کے اندر جو ہے اس کی کیپچرنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ چند جو میں نے آپ کے سامنے ٹویٹ ہی رکھتی ہیں, اسی سے آپ کو آزاد کشمیر کی اس وقت کی جو صورتحال ہے تھوڑی سی آپ کے سامنے واضح ہو جاتی. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میرا پیٹریون کا پیج جو ہے وہ جوائن کریں, جس کا لنک میں دوں گا پن کامنٹ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے امریکہ کے میں آج سے 200 برس پہلے 250 برس پہلے فیڈرلسٹ پیپر لکھے گئے تھے امریکہ کے سیاسی ڈھانچے اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, پاکستان میں بھی پاکستانی ایکیڈیمکس کو جو لوگ لکھ سکتے ہیں, جو سبسٹینٹیو ہیں, انہیں آئیڈیاز کی ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے. آخر یہ 1/8 آف دی مسلم پاپولیشن آف دا ورلڈ پاکستان جو ہے اس کا کیا مستقبل ہے, یہ اس کی سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے. اب میں ہوں تھوڑا سا کوئکلی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس بہت سی میں نے دیکھی, بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں, ایسی سوچنے پہ آپ کو مجبور کر دیتی ہیں. لیکن میں صرف 1-2 ڈیولپمنٹس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, باقی کا ذکر میں اگلے ویلاگ کے اندر کروں گا. ایجپٹ پہ جو ڈرون سٹرائک ہوئی, ایجپٹ پہ تو نہیں ہوئی, ایجپٹ مصر کے میڈیٹرینین ساحل کے اوپر جو بہت دور اوپر ہے وہاں پر کھڑے گیس کنٹینرز, گیس کے جو شپ تھے
नेचुरल LNG के, उन पे जब ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, उनको आग लग गई, तो उसके बाद से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हुई कि भाई रेड सी तो रेड सी की बात है। पहले बात ये हो रही थी कि सऊदी अरब और बहुत सा तेल जो है वो हम सुएज कैनाल से ऊपर निकाल के मेडिटेरेनियन में ले जाएंगे। अब ईरान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैसेज यही समझा गया है कि ईरान ने ये मैसेज दिया है कि भाई इस गलतफहमी में ना रहें कि सुएज कैनाल से तेल की ट्रैफिक एनर्जी की महफूज होगी। जब तक आप हमारे से डील नहीं करेंगे एनर्जी निकल नहीं सकेगी मशरक़ के वस्ता से कहीं से। तो बहुत एक खौफ व हरास जो है वो मच गया। ये और बात है कि ईरानियों ने बड़ी हमदर्दी की है इजिप्ट के साथ, और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब डॉक्टर अब्बास अरगची साहब, उन्होंने इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी की है, और उनकी स्टेटमेंट यह है कि इजिप्ट हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, तो फिर ड्रोन्स कहाँ से आए, किसके आए, ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती। इस पे फौरी तौर पर एक बड़ा रिएक्शन हुआ। सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉल की जिसमें 43 ममालिक 43 कंट्रीज़ कहते हैं उन्होंने शिरकत की, उनके नुमाइंदों ने, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। और उसके बाद एक 14 ममालिक का एक डिफेंसिव अलायंस क्रिएट किया गया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं, रेड सी और उसके आगे पीछे जो मैरी टाइम ट्रेड एंड ट्रैफिक है उसकी हिफाजत करने के लिए अलायंस बनाया गया। शायद इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में भी एक्सटेंड कर दे। और ये जो 14 ममालिक का है, इसमें सऊदी अरब तो है ही, इसमें बहुत से और ममालिक भी हैं, कुवैत भी है, बहरीन भी है, इसमें प्यारा पाकिस्तान भी है, ठीक, उसमें इजिप्ट भी है, उसमें तुर्की भी है। अगर इसमें नहीं है कोई नोट करने वाली बात है तो इसमें मुत्तहिदा अरब इमारत नहीं है और इसके अंदर ओमान नहीं है। अब ओमान क्यों नहीं है? ओमान गालिबन उसमें इसलिए नहीं है कि वो ईरान, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये अलायंस अगर बना है 14 कंट्रीज़ का, तो इसके बारे में तसव्वुर और परसेप्शन यही होगी कि ये ईरान के ख़िलाफ़ बना है, तो इसमें ओमान ने मुनासिब नहीं समझा इसका हिस्सा बनने के लिए। और मुत्तहिदा अरब इमारात के चूँकि ताल्लुकात कशीदा हैं सऊदी अरब के साथ, वो भी इसका हिस्सा नहीं बने। लेकिन प्यारा पाकिस्तान आजकल हर जगह हर चीज़ का हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस किस्म के ड्रोन्स मेडिटेरेनियन पे जाके हिट कर रहे हैं, या हूतीज़ अगर शिप्स को ड्रोन्स के ज़रिए टारगेट करते हैं, तो ये जो 14 ममालिक का अलायंस है, सऊदी अरब की तो ज़ाहिर है एक मिलिट्री कैपेसिटी रेड सी के ऊपर उनके पोर्ट्स हैं, वहाँ एग्जिस्ट करती है, इजिप्ट की वहाँ पे भी प्रेजेंस है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ जाके किस तरह से पावर प्रोजेक्शन करेगा समंदर के ऊपर, और ये बाकी सारे क्या करेंगे, कुवैत बहरीन वगैरह जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल अलायंस है, एक मॉरल अलायंस है, जो एक मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश है वो की जा रही। अब इसके साथ ये देखें कि ट्रंप ने बॉम्बिंग तो जारी है, पिछले 24 घंटों में भी मज़ीद ईरान की बॉम्बिंग हुई है, वहाँ से बहुत सी खबरें आ रही। ये और बात है कि सेंटकॉम अब सिर्फ ये बता रहा है कि बॉम्बिंग जारी है, सेंट्रल कमांड उन बॉम्बिंग की कोई डिटेल्स अमेरिकन मीडिया के साथ शेयर नहीं कर रहा। जो चीज़ हमें यहाँ अमेरिका के अंदर से पता चल रही है कि अमेरिका के सदर जो हैं वो बहुत हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, वो मसलसल सलाह मशवरे कर रहे हैं लोगों के साथ और अपनी मिलिट्री के साथ। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरे अगले इक़दाम जो हैं, कन्फ्यूजन है कि अगले इक़दाम ईरान के हवाले से क्या होंगे। और ईरान जो है फ़िलहाल दनदना रहा है, और ईरान जो है वो ये मैसेज दे रहा है कि उसके साथ डील करे, ईरान की टर्म्स एंड कंडीशन पे अमेरिका को ईरान के साथ सुलह करनी चाहिए। ये इस वक्त की पोजीशन ईरान ने अमेरिका के सदर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी है, ये नाफिज कर दी। इसी दिन में जो आज का दिन ख़त्म हो रहा है, इसमें अमेरिकन सेनेट में एक बार फिर एक वोट से उस रेजोल्यूशन को शिकस्त हो गई जो रेजोल्यूशन ये कहता था कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए। ये गालिबन चौथा 5वीं अटैम्प्ट की है डेमोक्रेट्स ने और डोनाल्ड ट्रंप के मुखालफिन ने, और इस दफ़ा सिर्फ एक वोट से ये चीज़ डिफीट हुई है। लेकिन ये जो बार बार रेजोल्यूशन आ रहे हैं और एक एक दो वोट से डिफीट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और उनकी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। इससे ये उनको पता चल रहा है कि आपको जंग को आगे बढ़ाने की, जबकि अगर 60-70% अमेरिकन इसकी मुखालफत करते हैं, वो समझते हैं बेसूद फजूल जंग थी, तो इसको आगे बढ़ाने की कोई पॉलिटिकल जो है ना इजाज़त भी नहीं है। ये भी फिर कोई ऐसा काम करना होगा ताकि लोगों को आप यकीन दिलाएं, कोई सरप्राइज चीज़ हो सकती है कि भाई ईरान के साथ जंग जारी रखने की कोई वजह जो है वो हो सकती है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में इसराइली अखबारों में पता चल रहा है कि वो जब से सदर ट्रंप से वापस आए हैं मिलके, उनको दोबारा से ये उम्मीद हो गई है कि वो अपने इलेक्शन से जो गालिबन अक्टूबर में है उससे पहले सऊदी अरब को अब्राहमिक एकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। हारत्स में इसका एक एनालिसिस मैंने देखा, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने गुज़िश्ता 3 बरस में जो कुछ भी करना चाहा है उसका उल्टा ही असर निकला। उन्होंने सोचा था मैं हमास को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने सारा गज़ा जो है उसको फ्लैट कर दिया, तबाह कर दिया, उसको एक उन्होंने खंडर में बदल दिया, लेकिन उस खंडर के अंदर हमास जो है वो अभी भी खड़ी। फिर उन्होंने ये सोचा था कि मैं ईरान की पॉलिटिकल पावर सारी ख़त्म कर दूंगा, रेजीम चेंज कर दूंगा, लेकिन उल्टा ईरान दंदनाता फिर रहा है और सारा का सारा मशरिक़ वस्ता जो है ईरान से डर रहा है। अब खुदा न खास्ता पता नहीं क्या करेंगे इस स्टेज के ऊपर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक छोटी सी खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने जॉर्डन के उस इनिशिएटिव को वेलकम किया है जहां जॉर्डन ने फ़लस्तीन के हवाले से
ایک عرب اور مسلم کانفرنس بلانے کی بات کی. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ظاہر ہے ان میں سے سنسیئر تو کوئی بھی نہیں فلسطین کے ساتھ, تو اس کا مقصد کیا ہے اس کانفرنس کا اسٹیج کے اوپر بلانے, کیا کرنا چاہتے ہیں یہ. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں جو آپ میں سے کسی کو بھی شاید نہ پتا ہو اور آپ کا اس میں شاید کوئی انٹرسٹ بھی نہ ہو, لیکن آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی. میں ابھی آپ کے سامنے ایک ہیڈ لائن کھول رہا ہوں اور یہ ہیڈ لائن ہے یہاں پہ, یہ ہیڈ لائن آپ کے سامنے آ گئی نیو یارک ٹائمز کی. اسپین موبلائزز ملٹری ایز تھاؤزنڈز آف مائیگرنٹس کراس انٹو سوتا. دی ارائیولز ان سوتا, a 6-mile long peninsula on Morocco's northern coast that Spain has governed for centuries, have fueled political tension. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے, اس کا ہمارے سے کیا تعلق, اس کا ہے بڑا گہرا تعلق آپ کے ساتھ. اسپین آپ کو پتا ہے اس نے سب سے اسٹرانگ, اچھا ہوا کیا ہے بیسکلی طور پہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک انکلیو ہے اسپینش جو کئی سو سال سے افریقن کوسٹ موراکن کوسٹ کے قریب اسپین کے پاس ایک کالونی ہے یا جو بھی ہے. اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اچانک اس کے بیریکیڈ اور فینس کراس کر کے یہ انلیگل مائیگرنٹس جو ہیں وہ اس اسپینش ٹیریٹری میں اچانک انہوں نے داخل ہونا شروع کر دیا. ٹھیک, اب اس کے نیچے میں آپ کو تھوڑی سی اور اس کی تصویر دکھاتا ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورت ہے. یہ دیکھیں یہ فینس کیسے کراس ہو رہی ہے, یہ پانی کراس کر رہے ہیں, یہ اسپین کی اس ٹیریٹری کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. اور اس پہ جو اسپینش پرائم منسٹر ہیں پیڈرو سینچیز, جنہوں نے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے, اب وہ ایک کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں. ان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے, دی اسپینش گورنمنٹ از فلی کمیٹڈ ٹو پرووائڈنگ این امیڈیٹ ریسپانس ٹو دا سچویشن ان سوتا. مسٹر سینچیز روٹ آن سوشل میڈیا آن تھرسڈے as Spanish television stations broadcast footage of the overwhelmed Spanish authorities watching as thousands of excited migrants streamed by the right-wing opposition seized the moment. اب ہم یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ امیگریشن پہ ایک خاص قسم کی فیلنگ پائی جاتی ہے, ایک کھپ پڑ گئی ہے اکراس یورپ کی. یہ اسپین کی رسپانسبلٹی ہے, اسپین کی حکومت کیا کر رہی ہے, اور اسپین کی حکومت جنرلی مائیگرنٹس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہے. اور ریسنٹلی اسپین کی سپریم کورٹ نے ایک ایسا ڈیسیجن بھی کیا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مائیگرنٹس آتے ہیں تو ان کو آپ واپس نہیں بھیج سکتے, آپ کو ان کو قبول کرنا ہوگا. لیکن ہزاروں کی تعداد میں یہ مائیگرنٹس اب اچانک آئے ہیں, تو ایک طرف سے اسپین کی گورنمنٹ کے اوپوننٹس جو ہیں وہ اسپین کی پرائم منسٹر پیڈرو سینچیز کے اوپر حملے کر رہے ہیں. دوسری طرف سے یورپ میں پریشانی پائی جاتی ہے, اسپین کی ملٹری کو موبلائز کیا گیا ہے تاکہ انلیگل لوگوں کو پکڑا جا سکے. ممکن ہے کہ یہاں پہ بعض لوگوں کو بہت سے لوگ گرفتار ہو جائیں گے, کوئی زخمی ہو سکتے ہیں, خدا نخواستہ کو ڈیتھ ہو گئی تو اسپین کی حکومت پیڈرو سینچیز کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. اسپین کی اب سوال یہ کہ یہ کیوں آ رہا ہے, یہ اسپین, یہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں پھر میں اس کی مزید سگنیفیکنس آپ کو بتاتا ہوں. اسپین ایگر ٹو کیپ گڈ ریلیشنز ود موراکو, یعنی موراکو سے آ رہے ہیں سارے مراکش سے, ان پارٹ ٹو مینٹین اٹس کوآپریشن ان ڈیٹرنگ مائیگرنٹ ارائیولز, has downplayed criticism of the Moroccan government, saying that Morocco is helping prevent more people from entering Spanish territory. اچھا اب یہ اس کو بند کرتے ہیں اور اب ہم واپس آ جائیں اس ساری چیز کے اوپر. یعنی مراکش کی حکومت کی طرف سے یہ ہو رہا ہے, اسپین اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میں نے اس پہ جو ریسرچ کی ہے کہ یہ جان بوجھ کے مراکش کی حکومت نے یہ کرائسس کھڑا ہونے دیا ہے اسپین کے لیے. اور مراکش کس کا حلیف ہے؟ مراکش پیارے اسرائیل کا حریف ہے. 2020 میں اس نے ابراہمک ایکارڈ جوائن کیا. اچانک یہ جو ہزاروں مائیگرنٹس کو اسپین میں داخل ہونے دیا گیا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو ڈی اسٹیبلائز دا اسپینش گورنمنٹ. پیڈرو سینچیز کی حکومت کو ایک کرائسس میں ڈال دیا گیا ہے اس وقت. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں موراکو کا کیا رول ہے اور اس کے پیچھے کس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس وقت کام کرتا ہے. بہرحال ایک بار پھر آپ کو یاد کرواؤں گا کہ بہت سے ایشوز پہ لکھ کے ہی بات کی جا سکتی ہے. آپ جوائن کریں میرے پیٹرین کے پیج کو. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے.